तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। उसको इस मिशन को दिया गया था कि तुम्हें प्रधानमंत्री की वापसी के दिन अटैक करना है। ग्रेनेड सीधा फेंक दिया उसे। ज्यों शीशा टूटा त्यों पहले उसने ग्रेनेड लॉब किया और गोलियां चलाई। एक गोली आज भी आपके शरीर में मौजूद है। वो मेरे गाजी बाबा भारत के लिए ओसामा बिन लादेन था, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक जो 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में हुआ, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं। चेस्ट वाला तो एक ही सफिशिएंट था, बट उन मेडल ने लाइफ बचाया। और प्रधानमंत्री महोदय जहाँ ठहरे थे पूरी रात गोलियों की आवाज़ सुनते रहे। ऐसी भी घटना हुई कि ऊंट ने गिरा दिया और चेस्ट पैड के नीचे उसको रगड़ के उसको मार दिया, ऐसा भी हुआ है। उसमें सारे वांटेड टेररिस्ट की फोटो हमने लगा रखी थी, उनका होलिया, कद काठी, पता, कैसे वो दिखते हैं। इनकाउंटर के बाद मार के वो फोटो काट देते थे हम लोग, क्रॉस लगा देते थे और लिख देते, लाल इंक से लिख देते थे। कई बार तारे स्टार्स के भी मदद से चलते थे। तो बॉर्डर लाइन आपने अगर 1 फुट भी क्रॉस कर दिया तो वो पाकिस्तान है। तो 1 फुट, 50 फुट, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर की गलतियां तो अक्सर हो जाती थी। तो खबर आई कि विनोद खन्ना जी, लता मंगेशकर, डिम्पल कपाड़िया, सिंपल कपाड़िया और गुलजार साहब आ रहे हैं। तब तक तो मेरे दाहिने हाथ में गोली लग चुकी थी। इसी हाथ में? कंप्लीट हाथ मेरा शेटर्ड हो गया था। शरीर में आपके 7 गोलियां? दाहिने पैर में एक था, चेस्ट पे फाड़ के निकल गई थी। एक गोली आज भी आपके शरीर में मौजूद है। वो मेरे। नमस्कार, राष्ट्रवादी पॉडकास्ट में आज बात एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने आतंक का सफाया कर दिया। गाजी बाबा का तो नाम सुना होगा आपने। संसद हमले का मास्टरमाइंड। सीधे 7 गोलियां मारी थी, सामने सामने फायरिंग हुई। एक गोली तो उनके शरीर में आज भी मौजूद है, मतलब धरोहर समझिए। वो हैं बीएसएफ के पूर्व डीआईजी श्री नरेंद्र नाथ दुबे जी, जो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कैसे राजस्थान में रेतीली धूप और बवंडर के बीच स्मगलरों से सामना हुआ। उन पर एक फिल्म भी बनी, ग्राउंड जीरो, सब पर बात होगी। तो स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले बात बीएसएफ को लेकर ही, मतलब बीएसएफ में जाने का जज्बा बचपन से आया या कुछ आपको इंस्पायर किया जिससे आप ज्वाइन किया, आपने फैसला किया इसमें जाने का? देखिए, बीएसएफ में तो मैं कहते हैं ना कि कारवां मिलता गया और काफिले चलते गए। लेकिन जहाँ तक घर के अंदर का इकोसिस्टम था, घर के अंदर का जो माहौल था, वो राष्ट्रवादी था। क्योंकि मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी के एक मेंबर थे। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक्टिवली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस मिलिट्री का हिस्सा बन करके वो लड़े थे। और अराकान योमा और उस नॉर्थ ईस्ट के जंगल और पहाड़ से जब इंडियन नेशनल आर्मी ने ललकारा, लेकिन एक बड़ा दुखदाई फेज़ आया 1946 का, जिसमें नेताजी एक विमान क्रैश में फार्मोसा में उनकी मृत्यु हुई और इंडियन नेशनल आर्मी उसके बाद आगे मूव नहीं कर सकी। उसके बाद इन सब लोगों को अंग्रेज़ों ने बंदी बनाया और बर्मा के मांडले जेल में डाल दिया। तो मेरे ग्रैंडफादर मांडले जेल में बंद रहे। वहाँ से जब छूटे तब ये वापस अपने वतन आए भी थे वो यूनिफॉर्म में। जब घर पे लौटे अच्छा। तो 6 साल बाद आए थे वो, तो यूनिफॉर्म में ही लौटे और उन्होंने अपनी माँ को जय हिंद कहा, सैल्यूट किया। तो ये एक घर के अंदर का मतलब हमारे एक फ्लेवर था। सीमा सुरक्षा बल का जो ट्रेनिंग है जी। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी, देखिए कि आप 52 डिग्री से लेके -30 डिग्री तक काम करते हैं। एक टाइम होता है कि आप जैसलमेर में हैं और एक टाइम हो गया कि आप सीधे कश्मीर चले गए। तो जो 94 का फेज़ था वो ऐसा फेज़ था कि कश्मीर में अघोषित युद्ध था। यानी टेररिज्म वो जो पिछले 5-6 सालों से शुरू हुआ था, उसमें जिस फेज़ में मैं पहुंचा उस समय ऑलरेडी कश्मीरी पंडितों का तो पलायन हो चुका था। 94 तक बचे नहीं थे वो लोग, या तो मारे गए या वो छोड़ के वैली भाग गए। उनके गाँव में मकानात खाली थे, शहर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ अबंडेंट थी। कुछ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को शेल्टर दे दिया था, कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। ये सिचुएशन थी। आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेज रहा गाजी बाबा, जब संसद हमला हुआ उस समय आप कहाँ थे? सब 2001 में जब मैं कश्मीर श्रीनगर था। उसी ममता होटल जहाँ मेरा हेडक्वार्टर था। दिल्ली पे जो अटैक हुआ, दिल्ली में पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ, तो मैं वहीं था। और मेरा
ऑपरेशन करके लौटा था। टीवी खोली तो लाइव पार्लियामेंट अटैक का पूरा उसके जो ग्लिम्स हैं वो आ रहे थे। शुरू में एक बार हैरानी हुई, समझ नहीं आया क्या कहानी है। बाद में समझ आया कि तो दिल्ली में संसद पे अटैक हो गया। लेकिन हम तो अपने कश्मीर में अपनी दुनिया में व्यस्त थे। हमें नहीं पता था कि इस अटैक की 17 महीने बाद जिसने अटैक की पूरी योजना बनाई, ऐसा पाकिस्तानी आदमी जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, वो बीएसएफ के ऑपरेशन में फंसेगा और ये बीएसएफ को ये जिम्मेदारी मिलेगी और उसको ये क्रेडिट मिलेगी कि उसे श्रीनगर में उसके माद में घेर के मारे। ये मौका आया, हमने इंतज़ार किया 2002 का। पूरे 2002 में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाई। सारे लोग उसके पीछे लगे थे। गाजी बाबा जिसको गाजी बाबा इंडिया का ओसामा बिन लादेन। एग्जैक्टली, गाजी बाबा भारत के लिए ओसामा बिन लादेन था, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक जो 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में हुआ, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। शायद दुनिया में उससे पहले किसी की संसद पे ऐसा हमला नहीं हुआ था, और ये भारत में हुआ, भारतीय पार्लियामेंट पे हुआ। तब हुआ जब पार्लियामेंट सेशन में थी, तब हुआ जब 242 एमपी अंदर थे। उपराष्ट्रपति जी का भाषण समाप्त हुआ था, प्रधानमंत्री जी को अलग गेट से निकाला गया और श्रीमती सोनिया गांधी को भी अलग गेट से निकाला गया। और अचानक दिन दहाड़े 11 बजे अटैक होता है, जिसमें 5 खुदकश पाकिस्तानी टेररिस्ट AK-47 गोला बारूद, ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव लदी हुई कार से अटैक करते हैं। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया होता अटैक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंजर कितना ख़तरनाक होता। सारे आतंकवादी मारे गए बाहरी। मारने के बाद जो वो केस का जांच हुआ, यानी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ये निकल के आया कि इस पूरे घटना को राना ताहिर नदीम, गाजी बाबा, चीफ ऑपरेशनल कमांडर जैश ए मोहम्मद भारत में, जो कि मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था, उसने प्लान किया था कश्मीर में बैठ के सैटेलाइट फ़ोन पे कंप्लीट लॉजिस्टिक्स भेजना, वेपन भेजना, सुसाइडर का चुनाव करना, उनको कश्मीर से दिल्ली में भेजना, दिल्ली के अंदर किराए का घर दिलाना, सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार को ख़रीदना, उसमें उसके बूट को, उसके पीछे का जो टेल बोर्ड है उसको मॉडिफाई कराना, RDX को ट्रांसपोर्ट कराना, उसके अंदर भरना, पूरे मैकेनिज़्म लगाना और कंप्लीट टेरर अटैक को मॉनिटर करना। कुछ फुट सोल्जर इंडिया से थे, कुछ कश्मीर से थे, कुछ दिल्ली के लोग थे। 2003 में एक ऐसा टाइम आया जब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगस्त महीने में कश्मीर के दौरा करने का ऐलान किया, और उस दौरा करने में श्रीनगर सिटी, जहां उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और जहां ठहरना था, उस वेन्यू को और एयरपोर्ट से लेकर वहां तक पहुंचने का जो रूट था, उसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास थी। पूरा रूट सिक्योर किया बीएसएफ ने। रूट सिक्योर किया 27 अगस्त 2003 को, और प्रधानमंत्री महोदय जो है सेफली अपने वेन्यू पे पहुंचे। लेकिन पहुंचने के साथ ही लाल चौक में ग्रीनवे होटल पे अटैक हुआ। अटैक में पूरी रात इनकाउंटर हुआ, जबकि पुलिस और बीएसएफ ने किया क्लीनिंग, जिसमें हमने सारे टेररिस्ट मारे और हमारी शहादत हुई 2 या 3 बीएसएफ की। और प्रधानमंत्री महोदय जहाँ ठहरे थे पूरी रात गोलियों की आवाज़ सुनते रहे, क्योंकि जहाँ इनकाउंटर हो रहा था वहाँ अगर पूरी रात इनकाउंटर हो रहा है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि गोलियों की आवाज़ वहाँ ना जाए। अगले दिन उनको वापस दिल्ली आना था, और उस दिन जिस पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी डिप्टी चीफ गाजी बाबा का, उसको इस मिशन को दिया गया था कि तुम्हें प्रधानमंत्री की वापसी के दिन अटैक करना है। वह अटैक कर नहीं पाया। करने से पहले हमने उसको जिंदा दबोच लिया। हमारी एक पेट्रोल पार्टी ने नवाकादल एरिया में उसका आर्म, असलहा, गोला बारूद से फुली इक्विप्ड हालत में बीएसएफ ने उसे पकड़ा, और पकड़ करके जो हमने इंट्रोगेशन शुरू किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंट्रोगेशन शुरू करने के साथ ही समझिए हम लोगों को ऑलमोस्ट 36 घंटे काम करना पड़ा लगातार। वो करीब 3 साढ़े 3 बजे पकड़ा गया था दिन में। तो 36 अंसार भाई मतलब अंसार ने ही पूरे सुसाइड बेल्ट पहना था। एग्जैक्टली, जो हमने 28 को पकड़ा, 28 तारीख को जिसे अटैक करना था उसका नाम अंसार भाई था, और वो छताबल एरिया डाउनटाउन में अपने हाइड में रहता था। मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो एक पतली गली से सुनसान हालत में, जब पूरे श्रीनगर के अंदर हड़ताल थी और प्रधानमंत्री महोदय वापस आ रहे थे, उस दिन उसने
एक सेंसेशनल अटैक करना था पब्लिक मीडिया का कंप्लीट अटेंशन लेने के लिए। उस अटैक के लिए वो जस्ट निकला ही था, मतलब जस्ट सेट आउट, और उसी वर्ष पे हमारी पेट्रोल पार्टी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शुरू होता है उसका इंट्रोगेशन, उसका गोला बारूद का कंप्लीट हाइड आउट। 28 के रात को हम लोग रिकवर करते हैं और उसके बयान पे हम फिर मकान मालिक को लेके आते हैं। मकान मालिक के इंट्रोगेशन के बाद हमने गिरफ्तार किया उस कारपेंटर को, जो कि गाजी बाबा के लिए कई तहखाने बनाया था, कई सीक्रेट चैम्बर्स बनाए थे। उसको 29 को पकड़ के लाए। उसके इंट्रोगेशन की बुनियाद पे हमने उस घर को चिन्हित किया जिस घर के अंदर गाजी बाबा का हाइड आउट था, और हमने 29 के रात को योजना बनाई कि इस घर के अंदर हमको रेड करना है, हमको इस घर के अंदर घुसना है और घुस के मारना है इसको। करीब 3:30 बजे भोर का टाइम चुना हमने और कारपेंटर को भी साथ रखा। घर को हम लोगों ने एक नज़री रेकी के तौर पे शाम को ही देख लिया था सिविल गाड़ी में जाके। हमारे एरिया में ही घर था, वो मेन सिटी के अंदर था, और 3:30 पौने 4 बजे के करीब हम लोग उस घर में घुसे। पब्लिक को, सिविलियन को नीचे एक कमरे में किया, फर्स्ट फ्लोर को सर्च किया, सेकंड फ्लोर को सर्च किया, टॉप फ्लोर पे पहुँचे और टॉप फ्लोर पे एक कमरा मिला जिस कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। पूरा खाली कमरा, वॉल टू वॉल कारपेट, कोई ह्यूमन इंडिकेशंस नहीं, कोई कांगड़ी नहीं, कोई शाल नहीं, कोई जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई तौलिया नहीं। तो एक बार ये हुआ कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, किस गलत जगह पे आ गए। तब तक दीवार में एक बड़ा अजीब सा शीशा फिटेड हुआ था, जैसे आपके स्टूडियो में कोई, जैसे सामने का ब्लू कलर का एक बोर्ड है, इसको शीशा मान लीजिए आप। तो एक नज़रिया तो ये देखने का है कि लुकिंग मिरर है, एक नज़रिया है कि क्या इसके पीछे भी कुछ है क्या। तो उसी कारपेंटर ने डिज़ाइन किया था पीछे एक कमरा शीशे के पीछे, और शीशा उसका एंट्री था। वो कारपेंटर हमारे साथ था, तो फिर क्या करना था, फिर तो पीछे तो आ नहीं सकते थे, एक ही सीढ़ी थी। वो ऐसा पॉइंट था जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। शीशे को जब स्मैश किया तो हमारा स्वागत हुआ ग्रेनेड और गोलियों से। 4 मिनट का इनकाउंटर, 3 से 4 मिनट में सारी कहानी हो गई। और जब फायर किया, और दूसरा पाकिस्तानी भी था, दोनों ने हमारे ऊपर फायर किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे गार्ड बलबीर को गोली लग गई, जो शहीद हो गया इस घटना में। और एक कांस्टेबल था बंगाल का, रायगंज का ही था वो, नील कमल दास, उसके हाथ में शोल्डर में गोलियां लगीं, मेरे गार्ड में था। तो दोनों ऑपरेटर को भी ग्रेनेड के छर्रे लग गए, उनको भी वहाँ से हटना पड़ा। और कांस्टेबल थे कुलदीप सिंह, फिर एक ओमवीर, फिर एक राजेश भदौरिया, इनको भी ग्रेनेड के छर्रे लगे, इनको भी वहाँ से निकलना पड़ा। 3 ये और 2 ऑपरेटर, 5 तो टीम से सीढ़ी से इनको नीचे आना पड़ा, बिकॉज दे वर ब्लीडिंग, उनको कुछ न कुछ छर्रे लग गए थे। बलबीर शहीद हो गया, 6 तो आउट हो गए टीम से, मतलब वो बच्चे वहीं 4 शहीद हो हो गए। गए वहीं पे। जो मान लीजिए इंस्टेंट उसने ग्रेनेड फायर किया पहले, तो ग्रेनेड सीधा फेंक दिया। सीधा फेंक दिया उसे। ज्यों शीशा टूटा त्यों पहले उसने ग्रेनेड लॉब किया और गोलियां चलाई। तो ग्रेनेड से जिन्हें छर्रे लगे वो ये 6 लोग थे, 6 में एक को गोली भी लगी। तो इनको तो उस जगह छोड़नी पड़ेगी ना, फिर इनको तो हॉस्पिटलाइज होना है। एक शहीद हो गया, हम अंदर 3 लोग बचे। 3 में 2 ऑफिसर थे, एक मैं था, मतलब हम तीनों ही ऑफिसर्स थे। एक शहीद है। ये सब होने में कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट लग रहा है। तो हमने जब फायर किया तो एक डेड बॉडी उस शीशे के सामने लटक गई। अच्छा, ब्लू कास्टून में था। वो कौन था तब हमें पता लगा नहीं। दूसरा आदमी जंप करके भागने की कोशिश किया, जो लेटर ऑन वो टेरेस पे मारा गया नीचे। तब तक तो मेरे दाहिने हाथ में गोली लग चुकी थी, इसी हाथ में। इस कंप्लीट हाथ मेरा शैटर्ड हो गया था। तो उस समय मुझे ही लगा कि हाथ में लगी है। और तब तक एक ग्रेनेड आया, जो राशिद भाई गाजी बाबा का दूसरा डेप्टी था, उसने ग्रेनेड लॉब किया भागते भागते। तो वो ग्रेनेड फटने से पहले मैं राइफल को बाएं हाथ में लेके सीढ़ी में रोल कर गया। मैं होश हवास में था, बोल सकता था, देख सकता था। हाथ बेकार हो गया था दाहिना, बाएं हाथ ठीक था। रोल करके फर्स्ट फ्लोर पर आया, थोड़ा सोचा, चिंतन किया, फिर सेकंड फ्लोर पर, फिर नीचे आया। तो लड़कों ने आवाज़ दिया, जो नीचे के फ्लोर में खड़े थे, सहारा दिया। मैंने कहा भाई मकान घेर के रखना, ऑपरेशन अभी चल रहा है, अंदर कितने टेररिस्ट हमको पता नहीं। एक को हमने गिरे हुए देखा है, बट वो कौन है वो पता नहीं।
लड़कों ने बोला कि एक टेरेस पे मारा हुआ है, बलबीर की डेथ हो गई थी, 2 लोग अंदर फंसे हुए थे। और मैंने कहा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो, मुझे मेडिकल कॉलेज भेजो। मेडिकल कॉलेज वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही था। गाड़ी आई, हिमांशु गौड़ ने मोर्चा संभाला और मैं हॉस्पिटल चला गया। आपको कितनी गोलियां लगी फिर? मुझे तब पता नहीं लगा, तब तो लगा हाथ में, मतलब हाथ शैटर्ड है, पूरा हाथ फटा हुआ है और लटका हुआ है। हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने यूनिफॉर्म काट के अलग किया और बॉडी एग्जामिन करी तो उनको 7 गोलियों के निशान मिले शरीर में आपके 7 गोलियां लगी? दाहिने पैर में एक था, चेस्ट पे फाड़ के निकल गई थी क्योंकि मैंने एक मेडल पहना हुआ था, वो क्रश कर गया स्टील का, आपकी घड़ी के डायल के साइज का था, वो यूनिफॉर्म पे लगा हुआ। मेडल ने आपको बचाया? मेडल ने बचाया। वो मेरे पास अभी एक तरह से इंसिग्निया के तौर पे मेरे घर में लगा हुआ है। वो धोबी ने कपड़े को धोया, कटे हुए कपड़े को, जो ऑपरेशन थिएटर से खून से सना हुआ कपड़ा मिला था, तो उसमें उसका पिन चुभा हाथ में, तो उसने घर में दिया, तो हमने रखा हुआ है। और कहाँ लगी? बाकी एक पेट में लगी जो अंदर ही है, ग्रेटर सियोटिक नाच में, यूरिन ब्लैडर के ऊपर फंसी हुई है, वो एक्सरे में दिखती है। तो एक गोली आज भी आपके शरीर में मौजूद है? वो मेरे कितने साल हो गए सर? हो गए इस साल हो जाएंगे 2026 में 23 साल हो जाएंगे। 23 साल से वो गोली आपके शरीर में है? हाँ, वो मेरे साथ निभा रही है और पड़ी हुई है। एक्सरे होता तो दिख जाती है, एक्सरे प्लेट में लटकी पड़ी है। मैं नींद से जब थोड़ा उबरा तो मेरे नज़दीक आए वो लोग, और नज़दीक आते ही उन्होंने बोला कि वी आर वेरी सॉरी, यू आर बैडली इंजर्ड, लेकिन आई थिंक लाइफ सेव हो जाएगी। डॉक्टर सबने डिस्कस किया है एंड कांग्रेचुलेशंस, गाजी बाबा इज द हिस्ट्री। और इस ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड इंक्लूडिंग 2 रक्षा वीरता पदक, यानी 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिले। कीर्ति चक्र 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मुझको मिला, उसके बाद शौर्य चक्र शहीद बलबीर सिंह को मिला, और बाकी 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। और इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर श्री अडवाणी जी ने व्यक्तिगत बयान दिया था कि हमें बड़े फ़ख्र के साथ हम कह रहे हैं कि ये भारत के उसामा बिन लादेन को हमने मार दिया 17 महीने में। लेकिन अमेरिका का जो उसामा बिन लादेन है वो 2011 में मारा गया बाद में, उसको अमेरिका अभी भी खोज रहा है। और आपको बताऊं, पार्लियामेंट अटैक और 9/11 सेम ईयर में हुआ था। जिस दिन आप ऑपरेशन के लिए जा रहे थे वो तीज का वक्त था, तीज का त्यौहार था, और आपकी पत्नी ने आपको जैकेट दी थी, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट। 30 अगस्त जो था वो तीज का व्रत था, तो मुझे गोली तीज के व्रत के दिन ही लगा था। तो वो बोली कि आज कब आओगे? मैंने कहा कि, और हम लोग कई दिन से जग रहे थे लगातार, 26 तारीख से जग रहे थे। मैंने कहा आज ऑपरेशन कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो चलो जब हम आएंगे तो शंकराचार्य मंदिर ले चलेंगे। तो वो मंदिर ले नहीं जा पाया हम, क्योंकि तब तक तो मैं ऑपरेशन थिएटर की शोभा बढ़ा रहा था, और उनको कोई 6, साढ़े 6, 7 तक बता भी नहीं पाया कि मैं इंजर्ड हूँ। वो तो उन्होंने एक 6th सेंस से, वाइफ ने बालकनी से इंजर्ड किसी को देख लिया, तब उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज को रिंग करके उन्होंने इंक्वायर किया कि ये हुआ क्या है। फिर तो वही मातम वाला सीन था। आपका ऑपरेशन चलता हो कश्मीर में जी, तो जैसे हम देखते हैं, क्या आपने भी बोर्ड बना रखा था रूम में कि आतंकी मर गया, नेक्स्ट टारगेट? वो तो होता है, वो हमारे डेटा का कंप्यूटर तो तब था नहीं। देखिए तो हम कैसे करते, क्या करते थे, आतंकवादी हैं तो उनकी फ़ोटो कहीं से निकाली, हमने पता किया, घरों में एल्बम चेक करते थे, किसी ने फ़ोटो पास कर दी, हार्ड कॉपी होती थी फ़ोटो की, सॉफ्ट कॉपी का तो टाइम ही नहीं था वो। तो उनकी फ़ोटो बढ़ा के उसको डेवलप करा के, जो हमारा ऑपरेशन रूम होता था उसमें सारे वांटेड टेररिस्ट की फ़ोटो हमने लगा रखी थी, उनका होलिया, कद काठी, पता, कैसे वो दिखते हैं। इनकाउंटर के बाद मार के वो फ़ोटो काट देते थे हम लोग, क्रॉस लगा देते थे और लिख देते, लाल इंक से लिख देते थे कि भाई इतने तारीख को इनकी फिल्म ख़त्म हो गई, द एंड आ गया, अब अगले पे लगते हैं। तब तक कोई नए आतंकवादी पैदा हो गए तो उनकी फिल्म जोड़ देते थे। ये एक सिलसिला और साइकिल चलती रहती थी। फिल्म से ही भाई, फिल्म भी आई थी आप पर, ग्राउंड जीरो फिल्म इमरान हाशमी की जी, तो उसमें बड़ा फेमस ये डायलॉग है, तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। तो क्या वो एकदम बिल्कुल कनेक्टेड है वो वैसा? अब वो इस तरह, यह शायद ये पंच लाइन लिखी इसलिए गई थी कि टेररिस्ट वायरलेस सेट पे इस तरह की धमकियां देते थे। वो पुलिस को गाली देते थे, आर्मी को, बीएसएफ को। वायरलेस सेट तो इंटरसेप्ट होता था, वायरलेस सेट पे हम लाइव सुनते थे
धमकी देते थे, गाली देते थे, तुम्हारी हिम्मत है तो आ जा, तुम माँ का दूध पिया है तो आ जा, इट्सेट्रा एट्सेट्रा चलता था। तो शायद ये लाइन फिल्म्स मेकर ने इस नाते बनाई होगी, उससे मिलती जुलती लाइन, बट ये बात सही है कि ऐसी बातें वो करते थे। जब आप श्रीनगर में थे, ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ हो रहा था, उसी समय 2004 में कोई ममता होटल में सुसाइड ब्लास्ट हुआ था। एग्जैक्टली हुआ था। आतंकियों से आपका पहला इनकाउंटर हुआ होगा शायद। और सुसाइडर्स से पहला इनकाउंटर था जी। और ये वो टाइम था कि हमारे कैंपस पे, जिसको कहें कि ममता होटल, उस पे पाकिस्तानी और सूडानी 2 टेररिस्ट थे और इन्होंने शाम को 4:30 4:40 पे हमारे कैंपस पे डे लाइट में अटैक किया। सुसाइड अटैक का मतलब है कि अटैक करने वालों को पता है वो मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले वो कोशिश करता है कि कैंपस में घुस जाएं, बैरक जवान की बिल्डिंग, कमरे में, शस्त्रागार में, भोजनालय में, लाइब्रेरी में, मेस में, कहीं भी घुसेगा तो खुद को होल्ड अप कर लेगा। वही होल्ड अप सिचुएशन जो आपको मैंने बताई, और उसमें हमारा संतरी जगरूप शहीद हुआ, लेकिन हमारे बटालियन के लड़कों ने एंट्री से पहले उसको मेन गेट के बाहर ही मार दिया। उसमें हमारा एक टेलर था, एक ड्राइवर था, जिन्होंने सेल्फ लोडिंग राइफल से फर्स्ट फ्लोर से मारा, और मेरे कमांडिंग अफसर थे, मैं उनके साथ जिप्सी में बाहर निकले और हमने सिचुएशन को हैंडल किया। और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि हमने उसको घुसने नहीं दिया अंदर, कैंप में घुसने क्योंकि सुसाइडर अगर अंदर घुस गया, मारा तो तब भी जाएगा, बट यू हैव टू पे द प्राइस, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो वो मेरा सुसाइड अटैक को काउंटर करने की पहला मेरा तजुर्बा था। और उसी के बाद दूसरा तजुर्बा हुआ जब हमारे कंपनी हेडक्वार्टर पे उन्होंने, जैश ए मोहम्मद ने आईडी लगा के और उसको उड़ाया और उन्होंने अटैक किया, लेकिन सारे मारे गए, छोड़ा हमने किसी को नहीं। कितने आतंकियों को आपने निपटा दिया पूरा? दोनों टेन्योर, फर्स्ट टेन्योर में तो 12-13, सेकेंड वाला बड़ा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक कहावत होती ट्रियो, साउथ कश्मीर के इनकाउंटर में 3 तो फंसते थे तो हम लोग बड़ा खुश होते, तो मैंने कहा 3 फंसे हैं, 5 फंसे हैं, सिंगल टेररिस्ट नहीं फंसता था। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात थी शुरुआती दिनों में। अच्छी बात इस सिलसिले में कि हमारे एफर्ट्स, एक ही एफर्ट में हम 3, 4, 5 मार देते थे, लेकिन धीरे धीरे जब टेररिज्म का फेट चेंज हुआ तो ज़्यादा संख्या में आतंकवादी एक जगह नहीं रहते थे। शुरू में ये इनका ट्रेंड था, मतलब ये 3 आतंकी है तो एक साथ ही रहते थे? एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे, एक साथ मूव करेंगे, और रूरल एरिया में संख्या में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको घने जंगलों में चलना पड़ता है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, तो अकेले वो भी भटक सकते हैं। तो 3 होंगे तो 3 भटकेंगे नहीं, कोई रास्ता बताएगा। और एक लोकल ज़रूर होता है आतंकवादी, जो कि उसको लैंग्वेज पता है, उसको पहनावा पता है, कोई कश्मीरी पब्लिक मिल गई तो वो कश्मीर में बात कर लेगा तो कवर अप हो जाता है कि ठीक है, क्या आपको चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी कश्मीरी नहीं बोल सकता। उसकी सबसे बड़ी तो हैंडीकैप ये है लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत बड़ा हैंडीकैप है। तो ये सिचुएशन रहा, और 2000, 2001, 2002, 2003 कश्मीर का सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी वाले साल रहे हैं। यही वो वर्ष हैं जब सुसाइड अटैक का फेज़ आया था, क्योंकि 2000 से पहले सुसाइड अटैक नहीं होता था कश्मीर में। सुसाइड अटैक शुरू ही किया जैश ए मोहम्मद ने, जिसमें कि अप्रैल 2000 में इन्होंने 15 कोर हेडक्वार्टर बीबी कैंट के सामने अटैक किया। ब्रिटिश बार्न कश्मीरी उमर ने, नहीं बिलाल ने, उसी साल नवंबर में इन्होंने दूसरा अटैक किया, अक्टूबर या नवंबर में। फिर हमारे पर अटैक हुआ दिसंबर में। सबसे बड़ी थी कि फोर्स इतना ज़्यादा मेंटली ट्यूनअप थी, इतनी प्रिपेयर्ड थी कि हर आदमी सुसाइडर लगता था। मतलब जो सड़क पर यूनिफॉर्म में AK-47 लेके या सीवीज में देखा तो एक शक होता था, और कई बार फ्रेंडली फायर भी हुआ। भाई रात का टाइम है, पासवर्ड काउंटर साइन नहीं एक्सचेंज हुआ, कोई पैनिक में इमरजेंसी में कोई फोर्स मूव कर गई, नहीं आइडेंटिटी क्लियर दे पाई, तो आपस में भी फायरिंग हुई, ऐसा भी होता था। यानी रिएक्ट करना ही करना है। और सुसाइड अटैक का इतना बड़ा एक तरह से टेरर था माइंड में कि हेडक्वार्टर्स के साथ, कंपनी हेडक्वार्टर के साथ इंस्टॉलेशन के बाहर नेल्स वाले फट्टे रखे रहते थे। अच्छा, यानी लकड़ी के अंदर नेल्स, मोटे मोटे कील कीले वो लगा के, या लोहे के सुए
कि इस पे अगर गाड़ी लेके चढ़े तो टायर इसका पंचर हो जाए, बस्ट हो जाए, या आदमी अगर चल के आता है तो खुद ही उस कील में फंस जाए। ये रिएक्शन टाइम गेन करने के लिए होता था कि जब तक ये होगा तब तक हम फायरिंग या काउंटर करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ये हालत थी। और डाउनटाउन की हालत देखिए ना कि आपके संतरी से सट के पब्लिक जा रही है, आपका गार्ड आर्म्ड वाला है, उसकी राइफल से और बगल से गुजरने वाले के बीच 6 इंच अंतर नहीं है, 1 फुट के अंदर से आदमी जा रहा है। जिंदगी तो चल रही है ना, किसको आप रोकेंगे? जेब में कौन ग्रेनेड रखा है, साइलेंसर पिस्टल रखा है, पलट के किसको मारेगा, भीड़ में गायब हो जाएगा। साइलेंसर पिस्टल से मारेगा तो मरने वाला गिरेगा तो आवाज़ भी नहीं आएगी और ना उस गोली की आवाज़ आएगी। तो वो एक टाइम था कि आदमी चलता फिरता काफिन दिखता था और इसका बड़ा भय था। पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी में आप कोई वायलेंट एक्शन इतना कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो प्लानर होते थे वो तो यही चाहते थे कि रिएक्शन ऐसा हो, पब्लिक भी मारी जाए, एजिटेशन हो, हड़ताल हो, बंद हो। ये तो एक तरह देखा जाए तो डीप स्टेट तो यही करते हैं ना, हर जुमे को पत्थर जमा हो जाते थे। बिल्कुल इकट्ठा करिए। तो पब्लिक के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, जो लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल टेररिज्म को जो लोग प्रमोट करते हैं, जो इस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, जो उसको आज के तारीख में सह दे रहे हैं। तो कैसी ट्रेनिंग थी बीएसएफ की, क्या करते थे? एक्चुअली बीएसएफ की ट्रेनिंग को अगर मैं इस तरीके से आपको पेश करूं, आर्मी की ही लाइन पे ट्रेन की हुई फोर्स है, उसी से हिसाब से इक्विप्ड की हुई फोर्स है और उसी हिसाब से वेपनाइज की हुई फोर्स है। और जो सबसे ऊपर बात है कि आर्मी एक्ट एंड रूल के हिसाब से बीएसएफ का भी एक्ट एंड रूल है, क्योंकि अनुशासन भी बीएसएफ में वही होना चाहिए, वही कोर्ट मार्शल सिस्टम होना चाहिए जो कि आर्मी में है, टू मेंटेन द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म और युद्ध काल के प्रशिक्षण को देने के हिसाब से तैयार की गई। जहां हमारी ट्रेनिंग 1987 से 1988 सितंबर तक 1 साल तक हुई और उसके बाद में वहाँ से पास आउट हुआ। तो फिर आप वहाँ से आप राजस्थान भी गए? वहाँ से मेरी पहली पोस्टिंग ही बाड़मेर जैसलमेर हुई। मुख्यालय बाड़मेर था लेकिन बॉर्डर जैसलमेर का था, और जैसलमेर जो सबसे टफ एरिया है, जहाँ तापमान 52 डिग्री जाता है, 53-54 भी जाता है। और आपने बहुत दफ़ा बीएसएफ के जवानों को देखा होगा कि पापड़ को अगर रेत पर रखा जाए तो आपको सेकाई के लिए किसी आग की ज़रूरत नहीं है, रेत के अंदर टेम्परेचर इतना हाई है कि पापड़ सिक जाता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कैसी गर्मी रही होगी। 88-89 में कोई एनर्जी सिस्टम नहीं था, पावर सिस्टम नहीं था, सोलर जस्ट शुरू हुआ था, उसका कोई एडवांसमेंट नहीं था, बिजली की लाइन वहाँ नहीं गई थी, कोई कूलर नहीं था, कोई पंखा नहीं था, कोई बिजली का साधन नहीं था। हम नॉर्मल जो वायरलेस सेंटर की बैटरी से कनेक्ट करके एक बल्ब जला लेते थे जिसके नीचे कुछ हाफिज़ का काम हो जाता था। दिन में मार्तंड भगवान आदित्य के सूर्य के रोशनी में काम चलता था, रात को बड़ा ज़रूरी कुछ है तो एक बल्ब का कनेक्शन दे दिया तो वो किचन में खाना बन गया, और बाकी रेत को देख के और लालटेन जल जाती थी केरासन आयल से, ये लाइफ होती थी। रोज़ नहाने की लग्जरी नहीं थी, मतलब आप आदमी शिफ्टों में नहाते थे। अगर 25 आदमी के प्लेटून है तो 8 आदमी आज नहाएगा, 8 आदमी 3 दिन बाद नहाएगा। तो आप लोग तो रात में नहाते होंगे, दिन में तो पानी गर्म हो जाता होगा? पानी गर्म रहता था बट जो बर्दाश्त होने के टेम्परेचर तक नहा लेते थे। दिशाहीनता, क्योंकि कोई लैंडमार्क नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो जब आप रेत के टीबी में चलते थे तो आपको डायरेक्शन तो पता नहीं लगता था, कोई अपने पास तब गूगल सिस्टम नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो आप एक जनरल सेंस ऑफ डायरेक्शन से चलते थे कि ठीक है। कई बार तारे स्टार्स के भी मदद से चलते थे, रात को उजाली रात है और स्काई क्लीन होता था, पॉल्यूशन तो कुछ था नहीं, दिन में आधी रेत की चलती थी। और बीट एंड ट्रैक, टीले और दोहरे एक दूसरे से इतने सिमिलर होते थे कि एक टीला अगर आपकी पट्टी बांध दी जाए और उस टीले पे छोड़ दिया जाए तो आप बता नहीं सकते कि ये एक्चुअली अब हैं कहाँ। डायरेक्शन भी नहीं पता डायरेक्शन होता। नहीं, इसको सेंस ऑफ डायरेक्शन था ही नहीं, और उसका लॉस था। जो बॉर्डर पिलर इंडिया पाकिस्तान के बीच बने थे वो
वो इस रंग के होते भी थे कि रेत के रंग से वो मिक्स हो जाते थे। अब वहाँ ऊँट पे आप जैसलमेर के रेगिस्तान में चल रहे हैं, गर्मी है, धूल उड़ रही है, जी। तो कभी होता होगा पाकिस्तान बॉर्डर निकल जाते ऐसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर अगर आप टेक्निकली देखें तो बॉर्डर लाइन आपने अगर 1 फुट भी क्रॉस कर दिया तो वो पाकिस्तान है। तो 1 फुट, 50 फुट, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर की गलतियां तो अक्सर हो जाती थी, उतनी गलतियां हो जाती थी। ऐसा सुनते थे हम कहानी कि वो जीप लेके गलती से पाकिस्तान के पोस्ट पे चले गए, अच्छा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगा ट्रैक जा कहाँ रहा है। और कई बार पाकिस्तान साइड की भी ट्रुप्स भटक के भारत चली वो आती भारत थी। आ जाती थी। हाँ, आ जाती थी। उसका एक इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल नॉर्म था, एक सिस्टम था, उस हिसाब से हैंडिंग ओवर और हैंडिंग हो जाता था, वापस दे देते थे। तो ये इतना लंबा जो आपका फेज रहा रेगिस्तान में, कुछ घटनाएं भी होंगी जो बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं होंगी, वैसी कोई घटना हो गई हो? मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, वो पहली बार, न भूतो न भविष्यति, मतलब न कभी, नेवर एक्सपीरियंस टाइप तो हुआ। लाइक हैंडलिंग कैमल्स, उनके चारे, उनके खाने की व्यवस्था, उनका हेल्थ, क्योंकि कैमल हमारे लिए बहुत बड़ा असेट होता था। अगर कैमल ना होता तो आप सोचिए वो 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का थार का इलाका, आदमी पागल हो जाए, मर जाए, जाएगा कहाँ एक जगह से दूसरे जगह। एडमिन बेस से राशन भी आना है तो कैमल बैग पे आता था। 5 टन कुछ गाड़ियाँ होती थीं जो कभी सपोर्ट कर देती थीं। ऑपरेशनल ड्यूटी टोटल ऊँट पे ही होती थी, यानी आपको एरिया पेट्रोल करना है, फिजिकली आपको वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को रखना है। कोई बीमार पड़ गया तो उसे इवैक्यूएट भी कैमल से ही करना है। इवन छुट्टी पार्टी, कोई लीव जाता था तो ऊँट पे ही उसका बेडिंग बिस्तरा। मैं एक पोचीना बीओपी पे था, मुझे याद एक फ़िल्म की शूटिंग थी वहाँ, तो मैं सोचा कि यहाँ कैसे कोई फिल्म की शूटिंग कर सकता है। तो एक कमरा था मेरे रहने का, प्लाटून पोस्ट थी, और एक कमरा साइड में था गेस्ट रूम, और लोहे के दरवाजे थे, और भारतीय पैटर्न का एक वॉशरूम था जिसका करीब 1 कुंटल का दरवाज़ा होता था सिटकनी बंद करने के लिए। चारपाई जो एक नेवार कैनवास से बुनने वाली होती थी। तो खबर आई कि विनोद खन्ना जी, लता मंगेशकर, डिम्पल कपाड़िया, सिंपल कपाड़िया और गुलजार साहब आ रहे हैं। इतने लोग आ रहे हैं? इतने लोग आ रहे हैं, पोस्ट पे रहने की कोई जगह नहीं। तो हमें खबर हुई कि जो तुम्हारा कमरा वो दे देना। अब मैं सोचा इस कमरे में सारे कैसे सोएंगे। सोए, सब लोगों के अलग अलग चारपाई लगा दी, और मतलब एक कमरे में विनोद खन्ना, सिंपल, डिम्पल सब सो गए। लता जी नहीं आई किन्हीं वजह से, और गुलजार साहब बोले मुझे टेंट लगा दीजिए बाहर, वो टेंट में रह गए। जाड़े का दिन था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग थी, पिक्चर का नाम ही लेकिन था। अच्छा, लेकिन अच्छी मूवी थी, यारा सीली सीली करके, जिसमें गीत है, उसी फिल्म का है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये मतलब एक देशी पैटर्न का वॉशरूम, कोई एक डिब्बा रखा हुआ है। लेकिन तब मुझे लगा कि ये बॉलीवुड या कलाकार या फिल्मी दुनिया के लोग भी ये शूटिंग में इतनी तकलीफ़ें होती हैं, ऐसे ऐसे जगह जाते हैं। आज के तारीख में तो बहुत मॉडर्न हो गया है। आज के तारीख में तो आप सेट क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद वैनिटी वैन होती है, फिर हम ही पानी वानी लाए कुछ हो। वो उनका शूटिंग 2 दिन का था, और पूरा दिन रेत के टिब्बे पर वो अपना कैमरा सेट करना और अपना सब कुछ सेट करना। तो वो एक लाइफ देखा मैंने। तो हमारे लिए, मैंने होस्ट किया उस टाइम में 1988-89 में, कि फिल्म की इतनी बड़ी हस्ती आज के तारीख में, बड़े लोग हैं, बड़ा नाम है जी, बिल्कुल स्टार थे। और विनोद खन्ना जी के फादर का उस समय डेथ हो रखा था, तो वो कुछ हरिद्वार उनको जाना था। तो मुझसे बोले मैं हरिद्वार कैसे जा सकता हूँ, मुझे किसी तरह से आप जैसलमेर भिजवा देंगे ना तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ व्यवस्था। तो मैं पोचीना गांव के सरपंच से मिला, तो उनके पास एक जोंगा गाड़ी थी। तो उन गांव में जिस पे जोंगा वोंगा होती थी वो बड़े तबके वाला होता था कि भाई उस पर जोंगा है। तो उन्होंने बोला हम साहब देंगे। तो वो जोंगा गाड़ी उनकी आई, उस गाड़ी में इनको बिठाया। वो गाड़ी भी म्याजलार तक जाते जाते ख़राब हो गई। म्याजलार से वो राजस्थान रोडवेज की बस में गए जैसलमेर, या उन्होंने वहाँ कोई साधन किया, ये मुझे नहीं ध्यान है, बट मैं अपने यहाँ से भेजा। बहुत टफ लाइफ थी, यानी एक्चुअल जो सन्यासियों का जीवन था ना, वो तब था। और उसी सन्यासीपन में आपका ऊँट भाग गया पाकिस्तान? ऊँट जाड़े के दिन, मुझे पता नहीं था कि ये विंटर सीजन में ब्रीडिंग सीजन होता है कैमल्स का, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ऊँट बड़ा वायलेंट हो जाता है।
तो एक दिन जवान आया भाग के, बोला कि साहब हमको तो दूध लेने गया था गांव से, पटक के भाग गया। ऊँट भाग गया। ऊँट का भागना मैं कभी सुना नहीं था। मतलब ठीक है भागना मतलब चल रहा होगा। तो कंपनी हवलदार मेजर आया, बोला साहब ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने क्या? बोले सबसे पहले तो अब बता देते हैं भाग गया। हमने खबर की, तो वहाँ पर खबर किया और ये वहाँ से जवाब आया कि भाई इस ऊँट की तो रिकवरी ज़रूरी है, बिना ऊँट को वापस लाए आप कंपनी हेडक्वार्टर में जा नहीं सकते। मैं तो ऊँट अब पाकिस्तान में है और आपको रिकवर करना है। हाँ, खबर करना, ऊँट गायब हो गया, नहीं मिल रहा है, खबर करना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग किसी लोकल पग्गी को पकड़े। पग्गी बोलते हैं जो पैरों के निशान से या खुर के निशान से ये पता करते हैं कि ये जानवर या आदमी गया किधर। ये स्मगलर्स के लिए भी हम लोग पग्गी को पकड़ते थे। स्मगलर अगर भाग रहा है तो उसके जूते के या पैर के निशान से डायरेक्शन पता लग जाता था। लोडेड कैमल है तो उसका निशान अलग है। अच्छा। खाली हाथ आदमी है तो निशान अलग होगा, लोडेड है तो उसका निशान ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा धंसेगा रेत। तो उसके यहाँ जाके मिले, फिर उसने बोला कि हमको जगह दिखाइए जहाँ ऊँट ने पटका है। वहाँ ले गए, जगह दिखाई, तो उसने बोला, उसने फॉलो किया हो मार्क्स को और बोला तो पाकिस्तान चला गया सर, भाग गया ये। तो फिर हमने, वो हमारे आदमी ने अपने तरीके से वो क्रॉस किया गया और पता करके आके बताया अगले दिन कि साहब ऊँट फला गांव में है। 12-13 किलोमीटर पर एक संगरीलो गांव था पाकिस्तान में, वहाँ पे है। तो ठीक है, फिर हमने फ्लैग मीटिंग की, जो नॉर्म्स होता था, एक चिट्ठी हम भेजते थे उर्दू में, और उसने दिया तो उन्होंने उसी पे लिख दिया कि हम ठीक है कल इतने बजे आपसे मीटिंग करेंगे। तो उतने बजे वो नेक्स्ट डे आए, बॉर्डर पिलर पे हमारी मीटिंग हुई। हमने उनको डिटेल्स दी कि हमारा ऊँट का रंग ये है, उसका नंबर ये है, उसका हुलिया ये है और वो फला गांव में है। ये हमने, उन्होंने ही कहा कि ये तो आप आइडिया लगा ही लिए होंगे कि कहाँ है। तो हमने बोला हाँ वो हमें पता है। तो नेक्स्ट मीटिंग में हमारा कैमल ला के वापस किया। अच्छा, क्योंकि जो बॉर्डर था, बता रहे भारत पाकिस्तान पोरस बॉर्डर, स्मगलर्स भी आते होंगे पाकिस्तान से, स्मगलिंग होती होगी। जो जिस एरिया में मैं था, हाँ। उस एरिया में डकैती भी होती थी। जैसे आपने रहमान डकैत देखा होगा ना फिल्म में, ऐसी डकैती नहीं। डकैती ये होती थी, कैटल की चोरी बहुत होती थी, जैसे माल मवेशी बोलते हैं वहाँ की भाषा में। जैसे आप 4 ऊँट चुरा के लेके चले गए तो 4 ऊँट तो प्रॉपर्टी हो गई ना। ऐसे गायों की चोरी होती थी, गायों की और ऊँटों की। तो वहाँ से क्या होते थे, डकैत रात को क्रॉस करके आते थे और गांव से भगा के ले जाते थे। यहाँ के गांव वाले भी पीछा करते थे, तो लोकल 12 बोर की गन उन रखते थे। या पशु चरने गए तो उनको उन टीलों में से भगा के ले जाने की कोशिश करते थे। दूसरा गोल्ड स्मगलिंग था। हालांकि मेरे पूरे टेन्योर में एक ही केस हुआ था गोल्ड स्मगलिंग सीजर का, वो बड़ा केस था। मेन 2 ही केस हुए थे। इसके अलावा जनरली स्पाइंग के केसेस भी थे वहाँ, जासूसी, क्योंकि आईएसआई जैसलमेर एरिया में बड़ी एक्टिव थी। तो जो बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर उनके कोई न कोई एसेट भी होते थे। एक तरह से आईएसआई ऑपरेटिव भी एक्टिव है, गोल्ड स्मगलर भी एक्टिव है, और 100 रुपए की बकरी की भी चोरी हो रही है। मतलब बड़ा एक तरह से क्राइम पैटर्न कितना इंटरेस्टिंग था। बांग्लादेश का बॉर्डर अलग है, आप बता रहे हैं। जैसे राजस्थान का अलग टरेन हो गया, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट का अलग ट्रेन है, पंजाब का अलग ट्रेन है, जम्मू कश्मीर का अलग ट्रेन है। ये चारों जगह अलग अलग डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं। बिल्कुल डिफिकल्टीज अलग हैं। कश्मीर की डिफिकल्टीज है इन्फिल्ट्रेशन, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू है। वहाँ आर्मी भी है। वो चुनौती तो पहले भी तब अब थी, अब भी है, बट उस पर काफ़ी लगाम लगा है। जम्मू में टनल एक चिंता का विषय है और ड्रोन चिंता का विषय है, और सेम पंजाब बॉर्डर पे है। अगर आप ईस्टर्न बॉर्डर पे चले जाइए तो बंगाल और त्रिपुरा ये और मेघालय, ये तीनों इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। यहाँ पर गोलीबाजी, फायरिंग, डायरेक्ट टेररिस्ट से मुठभेड़ बेशक ना हो, लेकिन जो साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बदरी रिजीम में पाकिस्तान का एक वर्चस्व भी बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा है। आईएसआई की वहाँ प्रेजेंस बहुत यूज़ हुई है। जमात इस्लामी उस बॉर्डर को हॉट करने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहा है। डेली प्रयास चल रहे हैं। माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं। इन सारे चुनौतियों के बीच में अगर आप देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर अभी
बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ईस्टर्न बॉर्डर ज़्यादा। ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमें ज़्यादा कमर कसने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये थे हमारे साथ श्री नयनेंद्र दुबे जी। आपके साथ आगे भी कभी फिर मुलाकात होगी, नए विषयों पर Thank you बातचीत so होगी। much. जय हिंद सर, धन्यवाद।